चले बेटा, नोट्स खोलिएगा जरा अपने पास सारे। इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। हमारा फोकस जो है मेन यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं किस तरह दुनिया आपस में कनेक्टेड है, किस तरह हमारा लेबर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, किस तरह हमारे पास इन्वॉल्वमेंट हो रही है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की। अब जैसे हम लोग अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, वो गुड है। अगर आप सर्विस बेच रहे हैं, जिस तरह टूरिज्म हो गई, ये सर्विस है। मेरे पास बहुत से बच्चे हैं जो कतर वगैरह से और यहाँ वहां से पढ़ रहे हैं, ये सर्विस है। जो इंटरनेशनल बच्चा बैठा हुआ है, सर्विस है। आजकल ऑनलाइन जिम ट्रेनिंग भी होती है, ये भी सर्विस है। आप लोग ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं, डॉक्टर लोग दे रहे होते हैं, ये भी आपके पास सर्विस है। तो हम लोग जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं बेटा, हम लोग ये देख रहे हैं किस तरह दुनिया आपस में कनेक्टेड है। वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड। सही है, लोग आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और ट्रेडिंग हो रही है। एग्जाम्पल, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल KFC मैकडोनल्ड्स वगैरह यहाँ पे है, वो सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट। हमारा इस चैप्टर में जो मेन एरिया है, जो मेन फोकस है, जो हमने समझना है, वो ये है कि अगर ट्रेडिंग होती है तो ट्रेडिंग कैसे पॉसिबल होती है, और किस बेसिस के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। हमने ये चीज को समझना है। ठीक है, यहाँ पे आइएगा जरा। देखें, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे जिसका नाम है बायलैटरल ट्रेड। क्या नाम है इसका? बायलैटरल ट्रेड। बाय का मतलब क्या होता है भाई? बाय का मतलब होता है टू। यानी कि दो कंट्रीज हैं जो आपस में ट्रेडिंग कर रही हैं, दो कंट्रीज हैं जो मिलके काम कर रही हैं, और अज्यूमिंग कि हम लोग सिर्फ दो तरह का गुड बनाते हैं, गुड एक्स और गुड वाई। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड है, दो कंट्रीज आपस में चल रही हैं। बेटा, यहां पर आप दो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट का नाम है एब्सोल्यूट एडवांटेज, और दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है कंपैरेटिव एडवांटेज। दूसरे का नाम है कंपैरेटिव एडवांटेज। दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चल रहा हूं, हमारे पास दो कंट्रीज हैं, एक आ गई पाकिस्तान और एक आ गई इंडिया। सही है, इंडिया और पाकिस्तान हमारे पास चल रही हैं। और क्योंकि हम लोगों ने, मैंने क्या कहा था कि अज्यूम कर रहे हैं कि दो तरह का गुड बना रहे हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, तो हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं राइस एंड व्हीट, चावल और गन्ने। बेटा, पाकिस्तान जितनी भी रिसोर्सेस हैं, आधे से चावल बना रहा है, आधे से गंदम बना रहा है। इसी तरह इंडिया जितनी भी रिसोर्सेज हैं, आधे से चावल बना रहा है और आधे से गंदम बना रहा है। यानी कि दोनों ने अपनी रिसोर्सेज को डिवाइड कर दिया है, अपनी रिसोर्सेज को 50-50 बांट किया है। रिसोर्सेज को डिवाइड कैसे किया हुआ है भाई? 50% फॉर व्हीट एंड 50% फॉर राइस। ठीक है, ये हम लोगों ने आधा आधा बांट लिया दोनों। देखो, ये एक नेशनल चीज है। ठीक है, जब आप एक नेशनल प्रोडक्ट दुनिया में बनाते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जमीन कैसी है, मौसम कैसा है, बारिश कैसी हो रही है, आपके पास जो पेस्टिसाइड्स हैं वो कैसे हैं, फर्टिलाइजर कैसा है। अज्यूमिंग पाकिस्तान की जमीन ज्यादा फेवरेबल है चावल के लिए, और इंडिया की जमीन ज्यादा फेवरेबल है गंदम के लिए। ठीक है, 100 रिसोर्सेज है हमारे पास, 50 मैंने चावल को दी और 50 मैंने गंदम को दे दी। उस 50-50 रिसोर्स से पाकिस्तान जो है 50% रिसोर्स से 500 किलो चावल बनाता है। ठीक है, लेकिन सेम रिसोर्स अगर वीट पे लगाता, 50% से हमने चावल बना लिया, रिमेनिंग 50% हम लोग वीट बनाएंगे। लेकिन हम लोग खाली कितना वीट बना पा रहे हैं? 100 kg, डिपेंडिंग अपॉन आवर वेदर, आवर लैंड, आवर फर्टिलाइजर, इस तरीके से। तो पाकिस्तान आधी रिसोर्स से 500 किलो चावल बनाता है, और आधी रिसोर्स से 100 किलो गंदम बनाता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया लेट से वीट के लिए ज्यादा फेवरेबल है, वहां की जमीन वीट के लिए फेवरेबल है, वहां का मौसम वीट के लिए फेवरेबल है।
तो इंडिया जो है हाफ रिसोर्सेज से 500 किलो वीट बना रहा है, और पाकिस्तान जो इंडिया है सेम रिसोर्सेज से चावल खाली कितना बनाता है, 100 केजी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक अमाउंट आ गई दोनों की। हम लोग बेटा इधर बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज की। व्हाट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज? सही है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है एब्सोल्यूट एडवांटेज का। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है? एब्सोल्यूट एडवांटेज उस कंट्री को मिलता है जिसका आउटपुट ज्यादा होता है, जिसका आउटपुट ज्यादा। हम लोग कॉस्ट नहीं देख रहे, हम लोग चीजें नहीं देख रहे, और कोई एक्सटर्नल चीजें नहीं देख रहे, हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों में से चावल कौन ज्यादा बना रहा है, दोनों में से गंदम कौन ज्यादा बना रहा है। जो चावल ज्यादा बना रहा होगा उसको चावल में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, जो गंदम ज्यादा बना रहा है उसको वीट में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। मुझे ये बात बताएं, राइस कौन ज्यादा बना रहा है, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान। तो बेटा राइस बनाने में किसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल गया? पाकिस्तान। वीट कौन ज्यादा बना रहा है? इंडिया। तो वीट बनाने में किसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा? इंडिया को। तो बेटा ये एक छोटा सा गेम था एब्सोल्यूट एडवांटेज का। व्हाट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज? कि कौन सी कंट्री ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। चावल पाकिस्तान ज्यादा बनाता है तो पाकिस्तान को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है। राइस इंडिया, वीट जो है इंडिया ज्यादा बनाता है तो इंडिया को वीट में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल चुका है। कोई मसले वाली बात यहाँ? ऑनलाइन बेटा आप लोगों को मसला क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो हम लोग जब एब्सोल्यूट की बात करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि ज्यादा आउटपुट किसका है। सेट है। अब सुनो जरा कहानी, आगे सुनिएगा। जरा बात कर लेते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर। इधर आए, कंपैरेटिव एडवांटेज। बेटा जब मैं कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करता हूं ना, मैं ये चीज देख रहा होता हूं कि कौन कम सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कम सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि कंपैरेटिव एडवांटेज में बेटे हम लोग निकालते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज। क्या निकालेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज। आसान लफ्जों में सदका उतारना। आसान लफ्जों में क्या है? सदका उतारना। क्या मतलब होता है अभी समझाता हूं बेटा। वही दो कंट्रीज आ गई, पाकिस्तान एंड इंडिया। हम लोग यहाँ पे रेशियोज लेके चल रहे हैं। पहले हम लोग रेशियो लेके चल रहे हैं राइस इज टू वीट का, और फिर हम लोग रेशियो लेके चलेंगे वीट इज टू राइस का। बेटा इसका क्या मतलब है राइस इज टू वीट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 किलो चावल बनाने के लिए मैंने कितना वीट सेक्रीफाइस किया है। 1 किलो चावल बनाने के लिए मुझे कितना वीट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यानी कि 1 किलो चावल का सदका कितना उतार दिया मैंने। 1 किलो चावल का कितना सदका उतारा है। इस तरह रेशियो पढ़ते हैं ना, 1:, ये 1:, वो। तो हम लोग ये देखते हैं कि 1 किलो चावल बनाने के लिए आप कितना वीट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जितने रिसोर्स से आपने 1 किलो चावल बनाया है, सेम रिसोर्स अगर आप वीट पे लगाते तो कितना किलो वीट बना सकते थे, जो आप नहीं बना रहे। समझे बात को? इसी तरह अगर मैं इस रेशियो की बात करूं, इसको कैसे रीड करूंगा मैं? जितनी रिसोर्सेज से मैं 1 किलो वीट बना रहा हूं, सेम रिसोर्स अगर राइस पे लगाता तो मैं कितना किलो राइस बना सकता था। यानी कि कितना किलो राइस मैंने वेस्ट कर दिया है, कितना मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डाल दिया है, कितने का मैंने सदका उतार दिया। समझ में आती है बात? यहां तक कहानी क्लियर है? अब बात सुनो। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान की जमीन चावल के लिए जरखेज है, चावल के लिए फेवरेबल है। इंडिया की जमीन गंदम के लिए फेवरेबल है। ठीक है। लेट से कि जितनी रिसोर्स से पाकिस्तान 1 किलो चावल बनाता है ना, सेम रिसोर्स से अगर गंदम बनाने जाता, वीट बनाने जाता, तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आधा किलो वीट बना सकता था। क्या मतलब हुआ? जितने से मैं 1 किलो चावल बना रहा हूं, सेम रिसोर्स अगर मैं चावल पे लगाता, गंदम पे लगाता, तो कितना गंदम बना सकता था? आधा किलो। बट मैं क्या बना रहा हूं? 1 किलो चावल। तो 1 किलो चावल बनाने की वजह से मैंने कितना गंदम सेक्रीफाइस किया है? आधा किलो।
मैंने आधे किलो का सदका उतारा। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ पीछे क्या पढ़ा था कि मैंने आधा जो है, आधा मैंने चावल पर डाला, आधा मैंने वीट पर डाला। अब वीट भी तो बनाना है, सही है। पाकिस्तान की जमीन वीट के लिए सरखेज नहीं। सुनना जरा भाई, जितनी रिसोर्सेज से पाकिस्तान 1 किलो गंदम बनाता है ना, सेम रिसोर्स अगर पाकिस्तान चावल पे लगाता तो पाकिस्तान 2 किलो चावल बना सकता था। बट क्या पाकिस्तान 2 किलो चावल बना रहा है? पाकिस्तान किस पे फोकस कर रहा है? वीट पे। जितनी रिसोर्स से मैं 1 किलो गंदम बना रहा हूं, सेम रिसोर्स अगर मैं राइस पे लगाता तो मैं कितना राइस बना सकता था? 2 केजी। बट मैंने इस बारी क्या किया, मैंने राइस को सेक्रीफाइस किया है, राइस का सदका उतारा है। ठीक है, इंडिया पे आ जाए। इंडिया की जमीन गंदम के लिए फेवरेबल है और चावल के लिए फेवरेबल। इंडिया अगर जबरदस्ती चावल बनाने की करता है तो जितनी रिसोर्स से इंडिया 1 किलो चावल बनाता है ना, सेम रिसोर्स अगर गंदम पे लगा देता तो वो 2 केजी वीट बना सकता था। बट वो नहीं बना। इसी तरह जितनी रिसोर्स से इंडिया 1 केजी वीट बनाता है, सेम रिसोर्स अगर गंदम पे लगा, चावल पे लगाता, सॉरी, सेम रिसोर्स अगर चावल पे लगाता तो सिर्फ कितना चावल बना सकता था? आधा किलो। समझ में आ रही है बात? तो बेटा यहाँ पे क्या मतलब है, राइस इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, पाकिस्तान 1 किलो चावल बनाने के लिए आधा किलो गंदम सेक्रीफाइस कर रहा है, और इंडिया 1 किलो चावल बनाने के लिए 2 केजी गंदम सेक्रीफाइस कर रहा है। व्हीट टू राइस की अगर बात करें तो पाकिस्तान 1 किलो गंदम बनाने के लिए 2 किलो चावल वेस्ट कर रहा है, और इंडिया 1 किलो चावल बनाने के लिए, 1 किलो गंदम बनाने के लिए कितना चावल वेस्ट कर रहा है? आधा किलो। अब बेटा मेरी बात सुनो, राइस इज टू व्हीट, 1 किलो चावल बनाने के लिए आपने कितना गंदम वेस्ट किया? दोनों में से कौन कम सेक्रीफाइस कर रहा है? कौन कम सेक्रीफाइस कर रहा है, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान। बेटा चावलों के टाइम पे अगर देखा जाए तो कौन कम सेक्रीफाइस कर रहा है? तो पाकिस्तान को राइस बनाने में क्या मिल जाएगा? कंपैरेटिव। डेफिनेशन क्या थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज, जिसका कम होगा उसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। यहां पे कौन कम वेस्ट कर रहा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को चावल बनाने में क्या मिल जाएगा? कंपैरेटिव एडवांटेज। व्हीट इज टू राइस की अगर बात करें तो बेटा व्हीट के लिए कौन कम सदका उतार रहा है? इंडिया। कौन कम सेक्रीफाइस कर रहा है? इंडिया। तो बेटा व्हीट बनाने में किसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा? कोई मसले वाली बात? क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात? ऑनलाइन बेटा कोई टेंशन तो नहीं है? यहाँ पे लिख लें लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी। पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है चावल बनाने। ठीक है, ऑनलाइन बेटा कोई मसला? आप लोगों को क्लियर हो गई है सारी बातें? अच्छा जी। अब अब बेटा देखो बात ये है, ये हम लोगों ने जो टर्म सीखी हैं एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, इनके पीछे मकसद क्या है कि हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं? देखो बेटा, एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज देखने के बाद मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है? राइस। और इंडिया के लिए क्या बेहतर है? वीट। कंपैरेटिव के हिसाब से पाकिस्तान राइस में जीत रहा है और इंडिया वीट में जीत रहा है। एब्सोल्यूट के हिसाब से भी पाकिस्तान राइस में जीत रहा है और इंडिया वीट में जीत रहा है। तो जब पाकिस्तान राइस बेहतर बनाता है और इंडिया वीट बेहतर बनाता है, तो क्यों ना पाकिस्तान राइस में स्पेशलाइज हो जाए और इंडिया वीट में स्पेशलाइज हो जाए। बेटा व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने हर चीज को छोड़ के एक पर्टिकुलर चीज पे अपनी एक्सपर्टीज लगा दी। आपने एक चीज के ऊपर फोकस कर लिया, आप उसमें माहिर हो गए। सही है, आप उसमें स्पेशलाइज हो चुके हैं। तो जब पाकिस्तान राइस अच्छा बनाता है तो भाई तुम स्पेशलाइज हो जाओ उसके अंदर। इंडिया वीट अच्छा बनाता है, तुम उसमें स्पेशलाइज हो जाओ। बेटा बात सुनो, हल्की सी मैथड छोटी सी सुनना जरा। रिसोर्सेस किस तरह हमने एलोकेट की हुई है? 50-50। ऐसा ही है, 50-50 रिसोर्स अपन लोगों ने लगाई हुई है, आधी चावल पे आधी गंदम पे। अगर पाकिस्तान राइस में स्पेशलाइज होता है, सही है, हाफ रिसोर्स से, हाफ रिसोर्स से पाकिस्तान कितना चावल बना रहा है?
500 kg। अगर वो वीट बनाना छोड़ दे और 100% रिसोर्स से सिर्फ क्या बनाए, तो कितना राइस बना सकता है? डबल हो जाएगा ना बेटा। वीट को हम नहीं बना रहे, वीट नहीं बना रहे, जितनी रिसोर्स से वीट बनता था ना उसको भी हमने उठा के राइस पर डाला, हम सिर्फ राइस बना रहे हैं। तो बेटा अगर आधी रिसोर्स से आप 500 किलो चावल बनाते हैं, तो फुल रिसोर्स से कितना बना लोगे? 1000। डबल कर दे सीधा सीधा। तो इस बार ही पता है क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, हम लोग जाएंगे बेटा स्पेशलाइजेशन के गेम की तरफ। सही है, हम लोग हो रहे हैं स्पेशलाइज्ड। और अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, पाकिस्तान किस में स्पेशलाइज हो जाएगा बेटा? राइस में। आधी रिसोर्स से कितना चावल बनाता है? 500। तो 100% रिसोर्स से बेटा कितना बना लेगा? कोई मसला? क्लियर है? अच्छा, इंडिया किस में स्पेशलाइज होगा बेटा? वीट में। आधी रिसोर्स से अगर इंडिया 500 केजी गंदुम बनाता है, तो 100% से कितना गंदुम बना लेगा? कोई मसले वाली बात है, डबल कर देंगे ना हम प्रोडक्शन। अब देखो हो क्या रहा है, पाकिस्तान और इंडिया बैठे, पाकिस्तान और इंडिया बैठे, पाकिस्तान और इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई पाकिस्तान राइस अच्छा बनाता है तो पाकिस्तान राइस बनाएगा, इंडिया वीट अच्छा बनाता है तो इंडिया वीट बनाएगा। बेटा देखो, पाकिस्तान को कितने चावल की जरूरत है? 500 की। लेकिन अगर मैं स्पेशलाइज कर देता हूं, तो पाकिस्तान कितना चावल बना रहा है? 1000। तो बेटा ये 500 जो एक्सेस मेरे पास बच रहा है, क्यों ना मैं इंडिया को बेच दूं? भाई इंडिया के पास चावल का मसला था ना, वो सिर्फ 100 किलो बना रहा था, मेरे पास एक्सेस 500 केजी बचा हुआ है, तो यही 500 जो एक्स्ट्रा मेरे पास बच रहा है, मैं किसको सेल कर दूंगा? इंडिया। यानी कि मैं इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इंडिया से ट्रेड कर। इंडिया, उसको कितनी जरूरत है गंदम की? 500। लेकिन आफ्टर स्पेशलाइजेशन इंडिया कितना गंदम बना रहा है? एक्सेस कितना बच रहा है इसके पास? तो भाई यही 500 केजी इंडिया किसको बेचेगा? तो बेटा देखो दोनों बेटर ऑफ है। कैसे? पाकिस्तान के पास कितना गंदम था? 100। 100 वो खुद बना रहा था, लेकिन आफ्टर स्पेशलाइजेशन इंडिया से कितना ले लेगा? पाकिस्तान को फायदा हो गया। इंडिया कितना चावल बना रहा था? 100 केजी। आफ्टर स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान से कितना चावल ले लेगा? तो बेटा दोनों ही बेटर ऑफ हो गए, दोनों को फायदा हो गया। इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। हम लोग स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर चीज में, उसके हिसाब से हम लोग अपना माल दूसरे को बेच रहे होते हैं। कोई मसले वाली बात है? मसलों पे अभी मैं जाऊंगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? ऑनलाइन जल्दी से बताओ। आप लोग, आप लोगों को बेटा, आप लोगों को इशू तो नहीं है ऑनलाइन? वेरी गुड। तो बेटा कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज आपको बता रहे होते हैं कि आपने किस में स्पेशलाइज करना चाहिए, आपको क्या चीज सीखनी होनी चाहिए आपके पास, किस में आपको प्रॉपर बेस्ट तरीके से काम करना चाहिए। एएस में ये टॉपिक और डिटेल वर्जन है, आप लोगों के सिलेबस में इसकी डायग्राम कोई नहीं है, एएस में जाके डायग्राम आती है इसकी, ठीक है? अच्छा, अब मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो राइस में स्पेशलाइज हो चुका है और इंडिया गंदम में स्पेशलाइज हो चुका है। स्पेशलाइज इसकी बेटा पिक्चर भी ले लो पेज की, ये मैंने सबको एक समरी बना के लिख दिया यहाँ पे। तो पाकिस्तान राइस में स्पेशलाइज्ड है, इंडिया वीट में स्पेशलाइज्ड है, ये बात आपको समझ आ गई। आफ्टर स्पेशलाइजेशन हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान ने 500 किलो चावल इंडिया को बेच दिया और इंडिया ने 500 किलो आटा पाकिस्तान को बेच दिया। बेटा कल को अगर हमारा फड्डा हो जाता है, फिर मेरे लोगों को आटा नहीं मिलेगा, इंडिया के लोगों को चावल नहीं मिलेगा, तो भूखे मर गए लोग। समझे? तो आप ट्रेडिंग करो, ऐसा नहीं है आप ट्रेडिंग नहीं करें, बट दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाना ये हल नहीं। कि जी मैंने कहा आपसे मैं गंदुम बनाऊंगा ही नहीं, अब सिर्फ इंडिया से लूंगा गंदुम, ये गलत है। तो इंडिया ने कहा जी मैं चावल ही नहीं बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान से चावल लेना शुरू कर दूंगा, ये गलत है। आप फंस जाएंगे इस तरह, कल को फट्टा हुआ आप लोग गए। समझे? तो ट्रेडिंग करें, बट कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो जाए, ठीक है? अब ये देखो, ये आपके पास बेटा पूरा एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज का गेम लिखा हुआ है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे सारा सिखाया है कि पाकिस्तान ने, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान ने
100% रिसोर्स किस पे लगा दिया, राइस पे, और इंडिया ने किस पे लगा दिया, ताकि हजार हजार केजी बना लें, फिर आप ट्रेडिंग कर लो बैठ के। ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर जी मैंने यहाँ पे बेटा कंपैरेटिव की बात की हुई है। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है, वो कंट्री जो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे काम कर रही होती है, यहाँ पे रेशोज लिखे हुए हैं। अच्छा, फिर ये स्पेशलाइजेशन की बात आ गई, बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है। जरा आप बात करते हैं फ्री ट्रेड पे। बेटा नोट्स आप लोगों के पास खुले हुए ना सबके पास, मुझे पता है वो थोड़ा सा कट रहा होगा और जो स्क्रीन है। फ्री ट्रेड क्या होती है बेटा? फ्री ट्रेड एक ऐसा ट्रेड रिलेशन होता है बिटवीन कंट्रीज जहां पर कोई टैरिफ नहीं होता, कोई कोटा नहीं होता, कोई एम्बार्गो नहीं होता। क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समझने के ये वो चीजें हैं जो इंपोर्ट्स को रोकती हैं, वो इंपोर्ट्स को रोकती है। फ्री ट्रेड में ये काम हो रहा होता है कि आप विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी मेजर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, रुकावट कोई नहीं है, आप खुला ट्रेडिंग करें। इसकी कुछ भी ट्रेड करो, कुछ भी का मतलब ये नहीं कुछ भी ट्रेड करो, इसका मतलब ये है कि कोई गवर्नमेंट की रुकावट नहीं है बीच में। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है बेटा यूरोपियन यूनियन। आप लोगों ने नाम सुना होगा। यूरोप का जितना भी एरिया है, इसमें स्पेन आता है, पोर्चुगल आ गया, इटली आ गया, सारी कंट्री जो यूरोप के अंदर है, हंगरी वगैरह, ये सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। ठीक है। अब देखो, इनके जो बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर भी ऐसे हैं जैसे मैं एक एक गली छोड़ के दूसरी गली जा रहा हूँ। कोई आर्मी नहीं बैठी हुई, कोई पट्टेबाजी नहीं है, सुकून से जी रहे हैं, खुशहाल जी रहे हैं। ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन है। और आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, जितनी भी यूरोप में कंट्रीज हैं, सब में यूरो चलता है। ब्रिटिश, यूके जो था पहले यूरोप का पार्ट था, बट वो अब अलग हो चुका है। जो ब्रेक्सिट वाला एक मसला हुआ था, यूके अब अलग हो चुका है। तभी यूके की करेंसी भी पाउंड है, डिफरेंट है। तो वो नहीं कि एक पॉइंट था कि भाई हमारी करेंसी भी डिफरेंट है तो हमें अलग करो। तो वो ब्रेक्सिट होने की वजह से यूके अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, वरना जो इटली जर्मनी वगैरह सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट। अब बेटा वहां पर, क्योंकि कोई आर्मी नहीं बैठी हुई बॉर्डर पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आने जाने में, आप ट्रेडिंग करें विदाउट एनी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, विदाउट एनी गवर्नमेंट प्रेशर। आप खुला ट्रेड कर रहे हैं। आपने गली तो पार करनी है और क्या करना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड। एक ऐसा ट्रेड जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, जहां पर गवर्नमेंट रुकावट पैदा नहीं करती। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड क्या है, इसके क्वेश्चन आ सकता है, 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसका। पहला बेनिफिट क्या है, ग्रेटर कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज। बेटा आप एक प्रोडक्ट है इटली में बन रहा है, तो मैं जर्मनी में बैठा हूं, मैंने आराम से मंगवा लिया। सही है, तो आपकी कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ सकती हैं। वैरायटी बढ़ती है आपके पास, आपके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। आपने इस तरह अक्सर सुना होगा कि भाई कोई बंदा है पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह ये बेगैरती काफी करते हैं। इटली को ना यूरोप का पाकिस्तान कहा जाता है। वहां पे भी फकीर फुकरा ऐसे ही रहते हैं, हमारे ऐसे पड़े हुए भिखारी लोग ज्यादा हैं, इस तरीके से लोग वहां पे चल रहे हैं। इटली को पाकिस्तान कहते हैं यूरोप का। पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली वगैरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इटली की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं या इटली में जॉब ले लेते हैं, सस्ता है ना। वहां पहुंचे, चलो भाई अब वहां से जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं या पोर्चुगल अप्लाई कर रहे हैं, कहीं दूसरी कंट्री अप्लाई कर, क्योंकि वहां एक मरतबा यूरोप में एंटर हो गए ना, फिर आते ही रास्ते खुले। एक वीजा आता है, उसका नाम है शेंगन वीजा। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, शेंगन वीजा पूरे यूरोप का वीजा है। आप अगर स्पेन जा रहे हैं, आप स्पेन से कहीं भी निकल जाए, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपको बस वो वीजा दिखाना है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती है। ये भी एक बेनिफिट आपके पास है, प्रोटेक्शनिज्म ना होने की वजह से। और ट्रेडिंग क्योंकि काफी ज्यादा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफी ज्यादा है, तो आपको प्रोडक्शन उस हिसाब से भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको उस हिसाब से भी लेबर चाहिए। गुड क्वालिटी, मोर चॉइसेस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो सारे जनरल बेनिफिट्स हैं, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। डेवलपमेंट तेज हो जाती है, कैपिटल गुड अच्छा आता है, मशीनरी अच्छी आती है, सारी बेसिक कहानियां यहाँ पे। प्रॉब्लम आती है ड्रॉबैक्स। पहला ड्रॉबैक क्या है फ्री ट्रेड का? अब देखिए, गवर्नमेंट दूसरे का माल आने से नहीं रोकेगा आपके मुल्क में। जब आपके मुल्क में दूसरे का माल आ रहा है, तो पहला मसला क्या है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में जब मैकडोनल्ड्स आया फॉर एग्जांपल, या केएफसी आया, पिज्जा हट आया, जो भी आया, तो बेटा उससे पहले भी तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ऑपरेट कर रहे थे ना, लोकल प्रोड्यूसर बैठे हुए थे। जब बाहर से कंपटीशन आया, तो वो बेचारों का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि बर्गर पहले कभी किसी ने भी नहीं खाए हुए थे, नई चीज थी जब मैकडोनल्ड्स पहली बार आया था।
तो उसने लोकल कंपटीशन को बड़ा मारा है, तो उससे आपके मुल्क में बेरोजगारी हो सकती है। पहला प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे, लोकल कंपटीशन में मसला आएगा, जिसकी वजह से देयर इज अ चांस कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, इंडस्ट्रीज बंद हो जाए। सेकंड पॉइंट आपके पास लिखा हुआ डंपिंग। डंपिंग को समझिएगा जरा बेटा। डंपिंग का मतलब होता है कि आपने अपना माल किसी दूसरी कंट्री में फेंक दिया है, डंप कर दिया। इसका मतलब क्या है, एक बारी क्या हुआ था कि चाइना ने बहुत ज्यादा स्टील प्रोड्यूस कर लिया था, लोहा बहुत प्रोड्यूस कर लिया था। अब लोहा एज अ रॉ मटेरियल, मैं लोहे को सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं ना लोहे को खा सकता हूँ, ना मैं लोहे को अपने सर पे लेके घूम सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब लोहा प्रोड्यूस तो हो गया, प्रोड्यूस करने के बाद उसको स्टोर भी तो करना है ना। अब लोहा इज अ रॉ मटेरियल, तो उसकी डिमांड भी कैसी होगी, इन इलास्टिक इन नेचर, ठीक है ना, कि जितनी आप जरूरत है उस हिसाब से ही कंज्यूम करेंगे। लोहा बन गया, एक्सेस में बच गया। अब लोहे को मैं फेंक भी नहीं सकता, जाहिर है मेरा खर्चा लगा हुआ है, और मैं उसको स्टोर भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वेयर हाउस कॉस्ट है, सिक्योरिटी कॉस्ट है। लोहे को जंग लग गया तो लोहा खराब हो जाएगा, ठीक है, और फिर हीट एंड लाइट एक्सपेंस, 50 साल के खर्चे। चाइना ने क्या किया, चाइना गया एक दूसरी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल लेट से पाकिस्तान में आ गया, हम एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में आया, चाइना ने, क्योंकि अब देखो टैरिफ कोई नहीं है, कोई टैक्स वगैरह नहीं लग रहा चाइना पे। चाइना आया, चाइना ने पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को कहा कि भाई मैं तुम्हें 40 रुपए का अपना लोहा दे दूंगा, 40 रुपए की प्राइस पे मुझसे लोहा ले लो, स्टील ले लो। जो प्रोड्यूसर पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उस पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को लोहा बनाने की जो कॉस्ट पड़ रही है ना, वो कॉस्ट ही 50 रुपए पड़ रही है। पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को कॉस्ट ही कितनी पड़ रही है, 50 रुपए। बेटा वो 50 रुपया कॉस्ट है, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट भी तो रखेगा, कम से कम भी 55-60 रुपए का तो बेचेगा ना। जब पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को कॉस्ट ही 50 रुपए पड़ रही है, चाइना आके बोल रहा है 40 रुपए में मुझसे ले लो, तो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर कैसे कंपीट करेगा? क्या पाकिस्तानी प्रोड्यूसर नुकसान उठाएगा? अगर मुझे चाइना की प्राइस मीट भी करनी है तो मुझे 10 रुपए का तो नुकसान उठाना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि मेरी कॉस्ट 50 रुपए पड़ रही है और चाइना कितने का बेच रहा है, 40। तो बेटा पाकिस्तानी प्रोड्यूसर जो है वो तो मर गया। इसे कहते हैं डंपिंग, जब आप बिलो कॉस्ट अपना माल किसी दूसरी कंट्री में जाके बेच देते हैं, उसको फेंक देते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं, कोविड जब आया था, कोविड पे आप लोगों ने सुना होगा कि ऑयल जो था उसकी प्राइस नेगेटिव में चली गई, जीरो हो गई थी, और नेगेटिव पर बैरल जा रही थी। क्यों जा रही थी? वो नेगेटिव इसलिए जा रही थी कि लोगों को स्टोर करने की कॉस्ट इतनी पड़ रही थी कि लोगों ने कहा भाई हमसे पैसे ले जाओ, लेके जाओ इसको। ये वाकई हुआ है कि आप हमसे पैसे ले जाओ, डिलीवरी के पैसे हम देते हैं, तुम इसको ले जाओ बस तेल को, क्योंकि उसकी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। अब ऑयल है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, माना क्रूड ऑयल था या पेट्रोल था, कुछ पेट्रोल तो कह नहीं था, क्रूड ऑयल था जिसको आप निकालते तेल पानी उसके नशा अलग अलग करते। तो भाई उसकी स्टोरेज कॉस्ट इतनी थी कि लोगों ने कहा तुम मुझसे पैसे लो और तुम लेके जाओ इसको। ये प्रॉब्लम होती है डंपिंग में, आप बिलो कॉस्ट अपना माल किसी दूसरी कंट्री फेंक देते, डंप कर देते। समझे बात को? लास्ट केस, सॉरी सेकंड लास्ट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स। जाहिर है कंपटीशन बढ़ेगा, आपको उतनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, आपको उतना लेबर चाहिए होगा, उतनी जमीन चाहिए होगी, तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स आपके पास होना शुरू हो जाएगी। लास्ट क्या लिखा हुआ है कि बेटा जितना भी अच्छा माल है ना, वो सब बाहर चला जाता है, और लोकल जो, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग सारे बैठे कचरा खा रहे होते हैं। आपको भी ये चीज का अंदाजा होगा, जितना भी अच्छा क्वालिटी का आम होता है सब एक्सपोर्ट हो जाते हैं, अच्छे फ्रूट्स सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे गले सड़े हुए आ जाते हैं। समझे? तो ये ड्रॉबैक्स होते हैं फ्री ट्रेड के। 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि जी फ्री ट्रेड बेनिफिशियल और नॉट, तो आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स वहां पे बताने होंगे। बेटा ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम वाली बात है इस पूरे केस में, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? जी, वापस से सुन लें डंपिंग। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप चाइना हैं और मैं पाकिस्तान, ठीक है, आपको स्टील प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आपकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, मेरी अपनी होगी, लेट से आपको पड़ रही है 40 रुपीज, सही है। पाकिस्तान को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ती है ना स्टील प्रोड्यूस करने की, वो पड़ती है लेट से 50 रुपए। आपने एक्सेस में स्टील बना लिया, आप आई पाकिस्तान, और आपने पाकिस्तानियों को कहा कि भाई मुझसे 40 रुपए में ले लो या मुझसे 35 में ले लो, मैं थोड़ा नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है? 40। आप बेच भी कितने की रही है?
40 का। लेकिन बेटा पाकिस्तानियों को कॉस्ट क्या पड़ती है? पाकिस्तानियों को कॉस्ट क्या पड़ रही है? 50। क्या मैं 50 रुपए से कम में अपना माल बेचूंगा? बेटा ये 50 रुपया मेरी कॉस्ट है, इसमें मैं प्रॉफिट भी तो रखूंगा ना। यानी अगर 50 रुपए की कॉस्ट है, लेट से मेरी सेलिंग प्राइस होगी 60 रुपए, 10 रुपए तो मुनाफा रखूंगा ना। अगर मुझे खर्चा ही 50 रुपए का पड़ रहा है और आप 40 रुपए का बेच रही हैं, तो मैं कैसे आपकी प्राइस मीट कर सकता हूँ? ये होती है डंपिंग, कि आपने बिलो कॉस्ट अपना माल दूसरी कंट्री में डंप कर। समझी? ऑनलाइन बेटा कोई मसले वाली बात? करें। अब जरा हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म की। व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म? प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि हर वो रुकावट जो गवर्नमेंट आपके लिए क्रिएट करती है कि दूसरे का माल आपके मुल्क में ना आए, दूसरे का सामान आपके मुल्क में ना आए, तो गवर्नमेंट जो रुकावट क्रिएट कर रही होती है वो प्रोटेक्शनिज्म का पार्ट है। आपके सिलेबस में 4 तरह के प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं: टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो एंड सब्सिडीज टू लोकल फर्म। इसको जरा समझिएगा। डायग्राम वायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, ए लेवल में आती है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ आसान लफ्जों में टैक्स ऑन इंपोर्ट। क्या है टैरिफ? टैक्स ऑन इंपोर्ट। आप लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी का नाम सुना होगा, वो ड्यूटी है। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट का यहाँ पे एम क्या होता है कि जी हम लोग टैरिफ लगाएंगे, लोग टैक्स लगा देंगे इंपोर्ट पे, जिससे टैक्स लगने से इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट की अप्रोच होती है। सही है, सिंपल अप्रोच है। बट बेटा दिस डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट से मैं एक ऐसा प्रोडक्ट मंगवाता हूँ विच इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक इन नेचर होगा तो ना मुझे इतना ज्यादा उस मतलब इट इज नॉट असेंशियल फॉर लिविंग ना, असेंशियल फॉर लिविंग नहीं है। और इलास्टिक का आपने पढ़ा हुआ है, हल्की सी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से नीचे आ जाती है। ठीक है। लेट से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इलास्टिक इन नेचर है। अगर तो वो इलास्टिक इन नेचर होगा और टैक्सेस लग गए, टैरिफ लग गए, तो इंपोर्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा से नीचे आ गई। यहां पर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। हमारा मकसद है कि इंपोर्ट पे खर्चा ना हो ज्यादा। ठीक है ना? तो प्राइसेस हल्की सी बढ़ी, इंपोर्ट पे खर्चा बहुत ज्यादा से कम हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव इधर अचीव हो चुका। ये तब अचीव हो रहा है जब डिमांड इलास्टिक। लेकिन अगर मैं बाहर से मेडिसिन मंगवाता हूँ, या मैं बाहर से ऑयल मंगवा रहा हूँ, स्टील मंगवा रहा हूँ, रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ, बेटा रॉ मटेरियल की डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक इन नेचर। इस पॉइंट पे अगर गवर्नमेंट प्राइसेस को बढ़ाती भी है बाय इंप्लीमेंटिंग टैरिफ, बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं बाहर से दवाई मंगवाता हूं, मैं कंज्यूमर हूं, मैंने दवाई इंपोर्ट करनी है, तो बेटा अगर मैं दवाई मंगवा रहा हूं और गवर्नमेंट ने उस पर टैरिफ लगा दिया, तो बीइंग अ कंज्यूमर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं। ठीक है। तो जब आप एक ऐसे प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाते हैं विच इज इन इलास्टिक इन नेचर, उसके अंदर आपकी क्वांटिटी तो एज सच कम नहीं होती, आपकी क्वांटिटी तो एज सच कम नहीं होती, बट गवर्नमेंट क्या कमा सकती है? टैक्स रेवेन्यू। एक्सीलेंट। एक ऐसा प्रोडक्ट विच इज इन इलास्टिक इन नेचर, अगर मैं इसको शराब या सिगरेट पे भी कन्वर्ट कर दूं, जो कि एक हार्मफुल गुड है, इस पॉइंट पे तो गवर्नमेंट आराम से कमा सकती है ना टैक्स रेवेन्यू। तो टैरिफ जो होता है, अगर डिमांड इन इलास्टिक है, प्राइसेस ज्यादा से बढ़ जाए, बट क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम हो, तो क्वांटिटी तो कम नहीं हो रही, बट गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? टैक्स रेवेन्यू। कोई मसले वाली बात है? तो टैरिफ डिपेंड करेगा कि डिमांड जो आपके प्रोडक्ट की है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक। समझ गए? तब जाके वो काम करे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर है? सेकंड है बेटा कोटा। कोटा का मतलब होता है लिमिट लगा देना, कि जी फॉर एग्जांपल आप साल में 500 गाड़ी से ज्यादा नहीं मंगवा सकते, मैक्सिमम 500। सही है, लिमिट होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है लिमिट ऑन इंपोर्ट्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोटा हैज बिन रिड्यूस्ड, इसका क्या मतलब है? लिमिट बढ़ा दी। 500 ज्यादा। अयान, कोटा हैज बिन रिड्यूस्ड क्या मतलब है इसका? मतलब भाई 500 मंगवा रहा हूं, ठीक है, कोटा हैज बिन रिड्यूस्ड क्या मतलब है? 500 से ज्यादा या 500 से कम? कोटा रिड्यूस हुआ है ना, तो लिमिट बढ़ेगी।
आप कह रहे हो लिमिट बढ़ेगी, ठीक है। अयान, आप क्या कह रही हैं? हरीम, लिमिट बढ़ेगी, ज्यादा मंगवा सकते हैं, सही है। अलीशा, 500 गाड़ी मंगवा रहे हैं, कोटा लगा हुआ है, ठीक है, 500 से ऊपर आप नहीं मंगवा सकते। क्वेश्चन आया, कोटा हैज बिन रिड्यूस्ड, क्या मतलब है इसका? 500 से ज्यादा मंगवा सकते हैं कि 500 से कम मंगवाएंगे? मतलब 500 से लिमिट और कम कर दी है। जी अलीशा, ऑनलाइन बेटा आप लोग भी बताओ। आप 500 गाड़ी की लिमिट है, 500 पे कोटा लगा हुआ है, एग्जामिनर ने कहा कि कोटा हैज बिन रिड्यूस्ड। अब कोटा हैज बिन रिड्यूस का मतलब क्या है कि मैं ज्यादा गाड़ी मंगवा सकता हूँ, 600 700, या मैं कम पे लिमिट कर गया हूँ, 400 पे 300 पे मैं ये कर रहा हूँ, बताएं जरा। कम, जर्नेशल, कम ज्यादा, कम, अयान कम, अलीशा कम, ऑनलाइन जल्दी से बताओ। एक आया हुआ है ज्यादा, एक आया हुआ है कम। बेटा बात सुनो, इस तरह एग्जामिनर बहुत खेलेगा एमसीक्यूज में, पेपर में, पेपर टू में। कोटा हैज बिन रिड्यूस्ड का मतलब ये होता है कि आप पहले 500 गाड़ी मंगवा सकते थे, अब आप 300 मंगवा सकते हैं, लिमिट कम हो गई है। अगर वो बोलता कोटा हैज इंक्रीज्ड, पहले आप 500 मंगवा सकते थे, अब आप 700 मंगवा सकते हैं। कोटा एक लिमिट है, आपने इसके ऊपर नहीं जाना, आप नहीं जा सकते। तो अगर वो बोले कि इट हैज इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल 700 कर दी उसने, तो इसका मतलब है कि कोटा लिमिट हैज इंक्रीज। अगर उसने लिमिट 300 कर दी है, इसका मतलब है कोटा लिमिट हैज डिक्रीज या इट हैज बीन रिड्यूस्ड। समझ गए बात को? क्लियर है? फिर है बेटा जी कुछ पूछना है आपने? हाँ, कम कम होगा। फिर आता है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है कंप्लीट बैन। आपने बैन कर दिया है, आप उसको नहीं मंगवा सकते। फॉर एग्जाम्पल पोर्क, सुअर का गोश्त पाकिस्तान में बैन है, आप नहीं मंगवा सकते। अब स्मगल होके आता है वो अलग बात है, शराब भी स्मगल होके आती है, अलग बात है। सब्सिडीज टू लोकल फर्म, सब्सिडीज टू लोकल फर्म, बेटा इसके अंदर ना आप इंपोर्ट नहीं रोक रहे, बल्कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की कर रहे हो। सब्सिडी जब आप देते हैं ना लोकल फर्म्स को, आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की करते हैं, या फिर आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो कि भाई तुम बाहर से मत मंगवाओ, अपने मुल्क में सस्ता है तो यहीं से लो। लोकल फर्म को सब्सिडी मिल रही है ना, तो लोकल फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, और लोकल फर्म की सप्लाई। तो बेटा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइसेस भी क्या होंगी, प्राइसेस कम होंगी, तो गोरे का माल कंपैरेटिवली मेरे लिए एक्सपेंसिव होगा। मैं गोरे से माल लेना छोड़ दूंगा। मैं कहां से माल लूंगा? लोकल प्रोड्यूसर से। तो ये एक चौथा फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है, जहां पे हम लोग इंपोर्ट नहीं रोक रहे, बट हम लोग लोकल प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे रहे हैं कि भाई तुम सब प्राइस प्राइस कम करो, ताकि कस्टमर तुम्हारे पास आके बैठना शुरू करे। समझ गए बात को? क्लियर है? बेटा आर्ग्यूमेंट्स एंड इन फेवर एंड अगेंस्ट, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके हमने पास पेपर्स भी करने हैं, ठीक है, जा सकते हैं।